आते हो तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कैम्ब्रिज बोर्ड है ये आपको दो क्वालिफिकेशंस ऑफर करता है, एक जिसे आप सिंपली ओ लेवल्स कहते हो और एक जिसे आप आईजीसीएसई कहते हो। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन बच्चे भी बहुत सारे ज्वाइन करेंगे जो आईजीसीएसई क्वालिफिकेशन के हैं, और बहुत सारे स्कूल्स भी अब कराची में आईजीसीएसई सिस्टम पर जा रहे हैं। जैसे सीडर आईजीसीएसई सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इस साल से सेंट माइकल्स भी आईजीसीएसई सिस्टम पे जा रहा है, सेंट पॉल्स आईजीसीएसई सिस्टम पे जा रहा है। तो इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको ये बता दूं कि जब आप ओ लेवल्स में आए हो तो यू हैव टू ऑप्शंस। नंबर वन, एक रेगुलर ओ लेवल जिसको आप जीसीएसई कहते हैं, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या आम लफ्जों में इसी को ओ लेवल्स कह रहे हो, जिसे आप ओ लेवल कह रहे हैं। बेसिकली अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो दैट इज जीसीएसई, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में खड़ा हुआ है क्या, आईजीसीएसई सिस्टम। और अब कराची में भी और पाकिस्तान के बहुत सारे स्कूल्स में ये आईजीसीएसई सिस्टम पढ़ा रहे हैं। वो दोनों कैम्ब्रिज के अंडर आ रहे हैं, अलग से सिस्टम नहीं है। कि कैम्ब्रिज की दो क्वालिफिकेशंस हैं। पहले आईजीसीएसई सिर्फ पाकिस्तान से बाहर होता था, पाकिस्तान में तमाम स्कूल्स के अंदर जीसीएसई सिस्टम चलता था, और अब बहुत सारे स्कूल्स ने आईजीसीएसई सिस्टम को अडॉप्ट किया है। बहुत सारे रिसेंट स्कूल जितने भी आ रहे हैं सारे आईजीसीएसई सिस्टम पे जा रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर कर रहे हैं तो यू हैव दिस ऑप्शन कि आप आईजीसीएसई सिस्टम में रजिस्टर करना चाहते हैं या जीसीएसई सिस्टम में रजिस्टर करना चाहते हैं। जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो यू विल हैव दिस ऑप्शन, ठीक है। अगर आप स्कूल में हैं तो फिर जो स्कूल आपको फॉलो कर रहा है वही आपको फॉलो करना है। सवाल आ जाता है सर दोनों में फर्क क्या है। बेटा दोनों में कंटेंट तो ऑलमोस्ट 98% कंटेंट दोनों में सेम है, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो। इफ यू आर स्टडिंग, जल्दी आ जाओ बेटा प्लीज, if you are studying as an IGCSE student or you are studying as an O level or GCSE student, तो दोनों केसेस में जो सिलेबस कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। 98% कंटेंट सेम है। मैं हेड टू हेड कंपैरिजन भी आगे जाके क्लासेस में दिखाऊंगा कि कंटेंट बिल्कुल ही सेम है। 2-4% कंटेंट में डिटेल्स का फर्क होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस कहां आ जाता है वो समझ लीजिए। और क्यों, अगर आपके पास चॉइस है तो आप आईजीसीएसई सिस्टम पे प्राइवेट स्कूल के तौर पर जा सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उसकी रीजन है बेटा। उसकी रीजन ये है कि यहां पर आप पेपर देते हो एमसीक्यू का, यहां पर भी आप पेपर देते हो एमसीक्यू का, यहां पर आप पेपर देते हो थ्योरी का, यहां पर भी आप पेपर देते हो थ्योरी का, यहां पर आप पेपर देते हो एटीपी विच इज ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, और यहां पर भी आप पेपर देते हो एटीपी। तो आपको अगर हेड टू हेड कंपैरिजन नजर आए, बेटा मैं आपको दोबारा से ब्रीफ कर दूं कि हम आज ओरिएंटेशन सेशन में सिलेबस के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से और हम कैसे सिलेबस कवर करेंगे वो सारी बातें मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। तो इस वक्त मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं कि चूंकि इस वक्त गुज़िश्ता कई सालों से नजर आ रहा है कि आईजीसीएसई सिस्टम वाले बच्चे भी आ गए हैं और वो ये कंफ्यूज होते हैं कि सर आईजीसीएसई वालों को पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं ये बता देता हूँ कि ओ लेवल्स में जब आप आए हैं तो आपके पास एक है जनरल सिस्टम और एक है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको आईजीसीएसई सिस्टम कह रहे हैं। दोनों कैम्ब्रिज के अंदर आ रहे हैं। दोनों में आपने 3 पेपर्स में अपेयर होना है और पेपर्स भी सेम है, एमसीक्यू एमसीक्यू, थ्योरी थ्योरी, एटीपी एटीपी। व्हाट इज एटीपी? ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। व्हाई ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल? बिकॉज ओ लेवल स्टूडेंट्स को लैब में जाना कैम्ब्रिज कहता है इट्स अ रिस्क, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे लैब नहीं बनती, इसलिए लैब में आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ना खतरा है। इसलिए यू आर गिविंग अ पेपर ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल रादर देन प्रैक्टिकल पेपर। ठीक हो गया। अब यहां पर कोड्स थोड़े से डिफरेंट हैं। यहां जैसे इस पेपर को पेपर 1 कहते हैं, एमसीक्यू पेपर को आपके ओ लेवल्स में पेपर 1 कहा जाता है, थ्योरी पेपर को पेपर 2 कहा जाता है और एटी पेपर 4 कहा जाता है। पेपर 3 कहां चला गया? दैट इज अ प्रैक्टिकल पेपर, जिसके लिए आप जो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। फिर यहां आ जाएं तो यहाँ पर ये पेपर 2 कहलाता है, ये पेपर 4 कहलाता है और ये पेपर 6 कहलाता है। तो अगर आप आईजीसीएसई सिस्टम में हैं तो आपको नेचर ऑफ एग्जाम सेम ही है, एमसीक्यू, थ्योरी और एटीपी, लेकिन वो कोडिंग डिफरेंट है एंड दैट कोड्स डजंट मैटर। आपको पता जरूर होना चाहिए बट आपको पेपर वही देना है, एमसीक्यू, थ्योरी और ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब बहुत सारे स्कूल्स क्यों जा रहे हैं आईजीसीएसई सिस्टम पे, उसका रीजन है बेटा आईजीसीएसई सिस्टम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो लोअर है कंपेयर टू नॉर्मल ओ लेवल्स। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, एविडेंशियली अगर इसको हम साबित करते हैं तो वो क्या है, देखो यहां पर आपने पेपर 1 देना है 1 आवर में। पेपर 1 आप देते हैं एमसीक्यू का पेपर 1 आवर के अंदर, और 1 आवर के अंदर ये पेपर होता है 40 मार्क्स का विद 40 क्वेश्चंस, 40 एमसीक्यू, और कंट्रीब्यूट करता है 30% वेटेज टू योर ओवरऑल ग्रेड। आपका केमिस्ट्री के अंदर जो ओवरऑल ग्रेड बनेगा, दिस पेपर 1 एमसीक्यू पेपर कंट्रीब्यूट्स 30% टू दैट ग्रेड।
ठीक है जी। जबकि जब आईजीसीएसई में जब आप एमसीक्यू पेपर देते हैं तो इट्स अ 40 मार्क पेपर, बट you have to complete it in 45 minutes, not 1 hour but 45 minutes। अब आप ऐसा, ये तो डिफिकल्ट हो गया। जब वो 40 मार्क का पेपर आपने 1 hour में करना है 40 एमसीक्यू, तो आईजीसीएसई में 40 मार्क को 45 मिनट में करा तो इजी तो नहीं हुआ, ये डिफिकल्ट हो गया। नहीं मेरे बच्चे, डिफिकल्ट नहीं हुआ। ये 45 मिनट्स इसीलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन है ना उसकी अप्रोच बहुत सिंपल है। यानी जब हम टुवर्ड्स द एंड एयरली पास पेपर जब करते हैं तो एयरली पास पेपर में अगर हम वो वाला पास पेपर कर रहे हैं तो हमें 50 मिनट्स लग जाते हैं सॉल्व करने, बट वो 30 मिनट्स में ही हो जाता है। जो आईजीसीएसई का पेपर है वो अगर 45 मिनट्स मिल रहे हैं ना तो 30 मिनट्स में हो जाता है, बिकॉज अगर आपने सिलेबस कंटेंट अच्छे से कवर किया हुआ है तो क्वेश्चंस आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत जल्दी 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 आप कर लेते हैं। इसलिए स्कूल्स क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज जिन स्कूल्स में ज्यादा क्राउड है और जहां पर रिजल्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो दोज स्कूल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स आईजीसीएसई ताकि उनका ओवरऑल रिजल्ट बेहतर निकल कर आए। तो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं एंड यू हैव द ऑप्शन टू गो विद आईजीसीएसई, यू मे सिलेक्ट द आईजीसीएसई सिस्टम। और अगर नहीं है तो फिर मातम करने की भी जरूरत नहीं है भाई, ओ लेवल्स भी बच्चे कर ही रहे हैं ना। डिफिकल्ट है कंपेयर टू आईजीसीएसई, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि कर ही ना सके। ठीक है जी। फिर इसी तरह थ्योरी पेपर पर आ जाए तो थ्योरी पेपर बेटा सबसे बड़ा पेपर है आपका। ये पेपर आपको करना होता है 1 hour 45 minutes, यानी 2.25 घंटे। 1 hour 45 minutes का टाइम आपको मिलेगा थ्योरी पेपर करने के लिए। सबसे लेंथीएस्ट पेपर है आपका ये, और ये पेपर होगा 80 मार्क का, डबल द मार्क्स ऑफ द पेपर वन। पेपर वन का के कंपैरिजन में डबल मार्क्स हैं, और दिस कंट्रीब्यूट्स 50% टू योर ओवरऑल ग्रेड। तो इसका मतलब ये बड़ा वाजे हो गया 2+2 4 की तरह कि थ्योरी का पेपर इज गोइंग टू चेंज द ओवरऑल ग्रेड बिकॉज 50% ऑफ द ग्रेड डिपेंड्स ऑन योर थ्योरी पेपर। एंड हियर इज द गुड न्यूज, केमिस्ट्री का थ्योरी पेपर सबसे इजी पेपर होता है। केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर एमसीक्यू है। सुनने में ये चीज थोड़ी अजीब सी लगती है कि यार एमसीक्यू कैसे डिफिकल्ट हो सकता है, वहां तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो एबीसीडी चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज 40 क्वेश्चंस हैं, 40 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, 40 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आप हर कॉन्सेप्ट को सही अप्रोच करोगे, टाइमली उसमें सही ऑप्शंस को रीड करोगे, देन यू विल गेट टू द राइट आंसर। बात समझ आ रही है? इसलिए केमिस्ट्री में ओवरऑल एक अच्छा बच्चा, जो तेज बच्चा है ना, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ अ गुड स्टूडेंट इन पेपर वन? अगर वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं करता, उसकी रिटेंशन अच्छी नहीं है, द एवरेज स्कोर इन पेपर वन आउट ऑफ 40 इज 24 to 28। एवरेज स्कोर जो बच्चे पेपर वन में करते हैं वो 24 to 28 होता है, एंड देयरफॉर दे एंड अप स्कोरिंग बी और सी इन पेपर वन। उनको पता भी नहीं चलता 10 to 12 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमने पूरे साल अपनी इस अप्रोच को बिल्कुल बिल्कुल जो है ना फाइन अप्रोच बनानी है कि अगर हमने एक बार डिसाइड किया कि ऑप्शन सी ठीक है तो वो सी ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने डिसाइड किया सी, फिर मार्किंग स्कीम देखा अरे रे बी था। ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो पेपर वन की प्रैक्टिस पूरे साल आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वाई थ्योरी इज इजी? थ्योरी में आपको डबल बोनस मिल रहा है, आपका वेटेज भी ज्यादा है, और थ्योरी में क्योंकि केमिस्ट्री ना थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं, इट्स मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, तो थ्योरी में आपको बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने, मैक्सिमम आंसर आपका 4 लाइन्स का। तो 4 लाइन के अंदर अंदर रहते हुए इतना तो आप अंग्रेजी जानते हो ना, तो 4 लाइन में खुद से लिख सकते हो। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अगर ठीक होगा तो थ्योरी बिकम्स रियली इजी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि केमिस्ट्री की थ्योरी रेपिटेटिव है। अगर कोई बच्चा भी, आप आज बैठ जाओ ना, कल आप मुझे बता सकते हो कि केमिस्ट्री की थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और आज कल गेस्ट पेपर बना के ला सकते हो, जिसको टीचर्स यूज करते हैं एज अ गिमिक, एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि मैंने गेस्ट पेपर बना दिया। तो वो आज भी, अगर आज से आप बैठ जाओ, कल तक आप भी गेस्ट पेपर निकाल लोगे, बिकॉज केमिस्ट्री की जो थ्योरी है वो काफी रेपिटेटिव है। तो दिस इज द बिग पॉजिटिव इन केमिस्ट्री। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री में अगर आप कंसिस्टेंट होकर मेहनत करें डे वन से, तो सबसे आसानी है। मैथ में बहुत मेहनत करेंगे, फिजिक्स में बहुत मेहनत करेंगे, केमिस्ट्री में थोड़ी सी मेहनत से ये स्टार आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये मैं बिल्कुल आपको सिर्फ चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, दैट्स रियलिटी। और आप खुद भी इस रियलिटी को समझेंगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कि केमिस्ट्री का जो इनपुट है वो कंसिस्टेंट होना जरूरी है, ज्यादा जरूरी नहीं। आप रोज आधा घंटा लगाएं, हाफ एन आवर निकालें, दैट वुड बी मोर देन इनफ। अगर आप रोज हाफ एन आवर निकाल रहे हैं, हाँ, अगर आपने 1 महीने तक आधा घंटा भी नहीं निकाला फिर वो जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी का पेपर इज अ बिग बिग प्लस इन केस ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि आपको ये थ्योरी रेपिटेटिव मिलती है। हाँ, शुरू में मुश्किल लगता है, बच्चे कहते हैं शुरू में अगर कोई पास पेपर कर रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, अब वो कहते हैं सर आपने तो कहा था थ्योरी इजी है, तो बहुत मुश्किल लग रही है। उसका रीजन ये है कि जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है ना, उसमें एक क्वेश्चन में 4-5 पार्ट्स होते हैं। अब हर पार्ट किसी डिफरेंट कॉन्सेप्ट का होता है। तो अगर आपने सिलेबस 2 चैप्टर्स का पढ़ा हुआ है तो आप 2 पार्ट कर पा रहे होते हो, बाकी आपसे नहीं हो रहे होते, तो आपको लगता है मुश्किल।
भाई वो इसलिए नहीं हो पा रहे होते क्योंकि आपने अभी पूरा पढ़ा नहीं है। तो एज यू जो स्टडी दी सिलेबस, जितना ज्यादा आप सिलेबस पढ़ते चले जाओगे, केमिस्ट्री का थ्योरी आपके लिए इजी होता चला जाएगा, कॉन्सेप्ट्स का जो लिंक है ना वो बनता चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तो मार्क माय वर्ड्स कि केमिस्ट्री का जो थ्योरी पार्ट है वो सबसे इजी होने वाला है। हाँ, जैसे जैसे सिलेबस पढ़ोगे वैसे वैसे इजी बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं एटीपी पर, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल पर। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का जो पेपर है बेटा, ये 2019 से पहले केमिस्ट्री का डिफरेंट था, बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट था। 2019 से पहले केमिस्ट्री का एटीपी 75 मार्क का था, सबसे बड़ा। लेकिन इस चीज को महसूस किया गया और फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो एटीपी है 2019 ऑनवर्ड सब स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। अब पेपर 1 आवर का है और ये पेपर भी 40 मार्क का होता है। तो 2019 से पहले जो आप पेपर्स अगर हम करेंगे प्रैक्टिस के अंदर, तो वो आप देखेंगे बहुत बड़े पेपर है, 75 मार्क का पेपर है और बड़ा एक्सटेंसिव पेपर होता था। बट वो पेपर ना बड़ा तो होता था लेकिन 90% मैथ्स होती थी उसके अंदर। तो अगर एक अच्छा बच्चा है या एक ऐसा बच्चा जिसकी लर्निंग कमजोर है लेकिन मैथ्स अच्छी है, तो वो 75 में से 65 प्लस 70 प्लस 4 आराम से कर लेता था। लेकिन अब जो एटीपी का पैटर्न है तमाम सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड है और उसके अंदर मैथ्स कम हो गई। तो मैथ्स कम होने का नुकसान किसको हुआ है? जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो थोड़े से वीक बच्चे हैं, जो थोड़ा सा लर्निंग से भागते हैं, वो एटीपी में स्ट्रगल करते हैं। बहरहाल एटीपी को हम किस तरह से लेकर चलते हैं बेटा? नॉर्मली स्कूल्स के अंदर एटीपी को अलग से एक्सक्लूसिवली केटर नहीं किया जाता, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी प्रैक्टिस यही रही है कि एटीपी को हम एक्सक्लूसिवली अलग से केटर करते हैं। इस साल एटीपी के शुरू में 2 से 3 सेशंस दिसंबर वेकेशन में होंगे। एटीपी को अलग से केटर किया जाता है, एक्सक्लूसिवली अलग से पार्ट है। इसका ताल्लुक सिलेबस से इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता इस पेपर का। तो दिसंबर की जो वेकेशन होती है 18 से 22 दिसंबर में 4 क्लासेस एटीपी कंडक्ट की जाएंगी और फिर फरवरी के सेकेंड वीक से एटीपी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर होंगी। तो एटीपी को कवर करने के लिए हमें लगभग 10 सेशन चाहिए। 10 सेशंस टोटली कंडक्ट किए जाते हैं इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपने वो 10 सेशंस लिए और उनमें होमवर्क अटेंड किया है और होमवर्क कंप्लीट किया है, तो यू विल बी डन विद योर एटीपी। एटीपी का पेपर आपका एक बोनस पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। अगर आपने वो सारे सेशंस लिए और बहुत सारा काम जो आपको उसके साथ मिलता है वो किया है, तो यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर 85 और 90% इन योर एटीपी पेपर एक्सक्लूसिव। स्कूल में अगर आपका एटीपी अलग से हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो यू नीड टू वेट टिल दैट टाइम, ताकि दिसंबर में जब आएगा, हम दिसंबर में फर्स्ट टाइम एटीपी स्टार्ट करेंगे और बाकी एटीपी फरवरी के सेकंड वीक से ऑनवर्ड से देगा। ठीक है जी। तो ये पेपर आपको कंट्रीब्यूट करके देता है 20% वेटेज इन योर ओवरऑल पेपर। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? 30% फ्रॉम योर एमसीक्यू पेपर, 50% फ्रॉम योर थ्योरी पेपर एंड 20% फ्रॉम योर एटीपी पेपर। दैट कंट्रीब्यूट्स टू 100%। और अगर आप टोटल मार्क्स में जाए तो आपका 40 मार्क एंड 80 मार्क, 160 मार्क का आपका केमिस्ट्री का टोटल पेपर होता है, जिसमें आपको स्कोर करके ग्रेड मिलता है। यहां तक बात समझ आती है? जब सबसे अच्छी बात क्या है, जो 50% वाला वेटेज वाला पेपर है वो सबसे ज्यादा आसान हो जाता है अगर आपने सिलेबस ढंग से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, विच इज अ बिग बिग पॉजिटिव। जहां पर आपको अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर करना है केमिस्ट्री में, वो है एमसीक्यू। क्योंकि एमसीक्यू सुनने में आसान लगता है, लेकिन आप जब अप्रोच फाइन नहीं होगी तो यू विल एंड अप डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है जी। हम इस बात से खाली होकर चलेंगे कि आप 4 लोग बैठे हैं या 40 लोग बैठे हैं, डे 1 पर आप मौजूद हैं, आपको ये क्लियर हो गया। अब अगली क्लासेस में हम अपने सिलेबस की तरफ जाएंगे। तो ये पेपर क्लियर हो गया, कितने पेपर में अपेयर होना है। अच्छा, कैम्ब्रिज का जो टाइम टेबल है ओवर द इयर्स वो कैसा चल रहा है? आपका मई के अंदर, मई के फर्स्ट वीक में आपका थ्योरी पेपर होगा। सबसे पहले ये पेपर होगा आपका कैम्ब्रिज में। उसके बाद 1 महीने के बाद ये वाला पेपर होगा। यानी आप समझे कि मई के अंदर, अजीब सा टाइम टेबल है, ऐसे ही इसका कोई फायदा नहीं होता। आपको लगता है कि बहुत बड़ा गैप आ गया, बड़ा फायदा होगा, होता कुछ नहीं, ढीले पड़ जाते हैं। तो आपको अजीब सा टाइम टेबल चल रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में लगातार पेपर 2 होगा। फिजिक्स का पेपर 2, बायोलॉजी का पेपर 2, केमिस्ट्री का पेपर 2 लाइन से हो जाएगा विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं है दरमियान में। और फिर एकदम 1 महीने का गैप है, फिर जुलाई के सेकंड वीक में जाकर पेपर 1 हो रहा है और एटीपी दरमियान में कहीं पर हो जाता है। तो पेपर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थ्योरी सबसे पहले होता है, एमसीक्यू सबसे बाद में होता है और दरमियान में आपका एटीपी पेपर होता है। इसी पैटर्न को कैम्ब्रिज ओवर द इयर्स चला रहा है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सिलेबस कंटेंट पे। मेरे बच्चे ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, मेरी बात समझ गए? ये बात समझ आ गई है अली खजर आपको कि आपने कौन से पेपर्स में अपेयर होना है एग्जाम में? क्लियर है भाई? अली खजर, एम आई ऑडिबल? हेलो, ऑनलाइन पे आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है।
बेटा बात ये समझ आ गई, पेपर पैटर्न की बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा आईजीसीएसई में भी अगर आप है ना तो वेटेज वही है 30%, 50% और 20%, लेकिन मार्क्स का सॉरी टाइम का फर्क है। जैसे ये पेपर 45 मिनट्स में करना है, थ्योरी का पेपर इनका 1 आवर 15 मिनट का होता है, और जो एटीपी है वो 1 आवर का ही होता है। ठीक है, क्योंकि आईजीसीएसई वाला कोई बच्चा मेरे ख्याल है नहीं है आप में से, तो मैं इसको फिर उसकी डिटेल्स को छोड़ देता हूँ, इसी तरफ आ जाता हूँ। ठीक है जी, अब आ जाए बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि सिलेबस कैसे कवर होगा। हम सिलेबस कैसे करते हैं, देखो केमिस्ट्री का सिलेबस के लिए, चूंकि अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री का सिलेबस अनलाइक बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी का सिलेबस ओवर द इयर्स बहुत चेंज हुआ है, बल्कि आप समझ लीजिए 2 साल पहले भी चेंज हुआ था, और ये जो बैच इस साल है वो भी आखिरी दफा दे रहा है, फिर अगले साल से फिर नया सिलेबस है। लेकिन थैंकफुली केमिस्ट्री का सिलेबस ओवर द इयर्स कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, हल्के फुल्के से टॉपिक्स चेंज हुए हैं, इसलिए अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पुरानी भी कोई है तो चल जाएगी। ठीक है, आपको नई एडिशन की टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं है। वैसे इस साल नई एडिशन की जो टेक्स्ट बुक है वो हॉडर्स पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी कोई भी बुक रखी है, फंडामेंटल्स केमिस्ट्री रखी हुई है, प्रेस्कॉट की केमिस्ट्री रखी हुई है, मैटर्स की केमिस्ट्री रखी हुई है, तो आपको वो बुक यूज हो जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस कोई खास चेंज ही नहीं हुआ, तो वो कंटेंट सेम ही चल रहा है। ठीक है, अगर हम सिलेबस के हवाले से चलें तो बेटा आप किसी भी टेक्स्ट बुक को खोलेंगे तो उसमें तो चैप्टर्स लाइन से लिखे हुए, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं कवर करेंगे, बल्कि सिलेबस का जो ओवरव्यू है वो हमारा, या सिलेबस की जो कैटेगराइजेशन है वो बड़ी डिफरेंट है, और हम इसी कैटेगराइजेशन के तहत चलेंगे। और इस कैटेगराइजेशन से हमें फायदा ये होता है कि डे 1 से एक तो हमें पता होता है सिलेबस है कितना, जब आप बुक में इंडेक्स देखते हैं तो आपको लगता है, लेकिन यहाँ एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि बेटा माइक किसका खुला है प्लीज बंद करें, सिलेबस कंटेंट कितना है, फिर हम उन्हें कितने सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिर आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कि कितना सेक्शन मैंने कवर कर लिया है, कितना बाकी है, या सर ने कितना करा दिया है और अब कितना बाकी है। तो हम अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को बेटा 4 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये सेक्शन बुक में मेंशन नहीं है, ये सेक्शन हमने अपनी वर्किंग में बनाए हुए हैं, ताकि कैटेगराइजेशन से क्या होता है, एक स्मार्ट प्लान आ जाता है कि भाई ये पोर्शन 1 कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन 2 हो गया, ये पोर्शन 3 हो गया, और हर पोर्शन में जो चैप्टर्स हमने रखे हैं वो किसी वजह से रखें। ठीक है जी, तो आए जरा उसको भी लिखते हैं फटाफट से। ठीक है जी, कंटेंट वाइज अगर हम केमिस्ट्री को समझते हैं तो बेटा टोटल हमने केमिस्ट्री को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, स्टार्टिंग विद बेसिक केमिस्ट्री। इस सेक्शन में ज्यादातर चैप्टर्स बेटा वो हैं जो आपने स्कूल में 9th या 10th ग्रेड में पढ़े। इस बेसिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम चैप्टर्स वो हैं जो आपके केमिस्ट्री के बेसिक फाउंडेशन वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ये चैप्टर्स ज्यादातर बच्चों ने 9th या 10th ग्रेड में पढ़े होते हैं। वो एक अलग डिस्कशन है कि वो उस लेवल पे पढ़े हैं, पास पेपर से प्रैक्टिस की है या नहीं की है, बहरहाल पढ़े होते हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री से स्टार्ट होगा। दूसरा सेक्शन बेटा हमारे पास आ जाता है जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर केमिस्ट्री में वो केमिस्ट्री के चैप्टर्स शामिल हैं जिनमें आप लैब से रिलेटेड या मैथमेटिकल टेक्निक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखते हैं, और केमिस्ट्री में इन चैप्टर्स को हमने एनालिटिकल में रखा है। अच्छा, इस डिवीजन का एक फायदा और भी होता है, जब आप ए लेवल्स में जाएंगे तो ए लेवल्स का सिलेबस भी इसी डिवीजन में है, तो वो फिर आपको इस तरह केमिस्ट्री पढ़ने की आदत अच्छी से हो जाती है। तीसरा सेक्शन जो हम बनाते हैं ये है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और विदाउट अ डाउट ये मैं आपको बता दूं, दिस इज द ओनली सेक्शन विच यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब हम पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री का अगर मुश्किल लगता है तो वो मुश्किल हम जरूर आसान करेंगे। एक्चुअली जो कंसेप्ट मुश्किल हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और ये वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा बच्चों को खाता है, मार्क्स डिडक्ट करने का रीजन बनता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं तो हो जाएगा, लेकिन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज सो मच डिटेल्ड, और उसकी कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है इनडायरेक्ट कि अगर आप उसको सही से ना पढ़ें तो आप इसमें स्ट्रगल करते हैं। एंड लास्टली बेटा जो सेक्शन हमारे पास आता है दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके बारे में बस खामा खाम में मशहूर है कि ये मुश्किल है, बट अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ें, प्रॉपर पढ़ें, हर रोज जो मैं आपको बताऊंगा वो आप रिवाइज करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज विदाउट अ डाउट इज द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसमें भी रिपीटेबिलिटी बहुत है। वंस यू अंडरस्टैंड द लिंकेज ऑफ टॉपिक्स इन ऑर्गेनिक, फिर वो इतना ज्यादा रेपिटेटिव है, इतना रेपिटेटिव है कि आप 2-4 क्वेश्चंस करें तो आपको लगेगा भाई ये तो फिर वही चीज आ गई, फिर वही चीज आ गई, एंड वंस यू गेट दिस फीलिंग ये तो वही चीज आ गई, वही चीज बिकम्स इजी। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड योर
बेसिक केमिस्ट्री। अब जरा इसके कंटेंट्स में आपके सामने लिखूं। अच्छा, हम पढ़ेंगे भी इसी अरेंजमेंट में। बेसिक केमिस्ट्री हम पहले पढ़ेंगे, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक हाफ पढ़कर ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, एंड देन रिमेनिंग हाफ ऑफ इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। क्या होगा सीक्वेंस? पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर एनालिटिकल का एक टॉपिक पढ़ेंगे, दो है टोटल इसमें, एक टॉपिक एनालिटिकल का पढ़ेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक हाफ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, फिर वापस रिमेनिंग हाफ ऑफ इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दी सिलेबस। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दैट ताकि मेरा स्टूडेंट भी क्लियर हो कि सर कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं और आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। एक इशू होता है कि अगर आप 11th ग्रेड में हो, स्कूल तो आपको जाहिर बेसिक से स्टार्ट नहीं करेगा, स्कूल स्टार्ट करेगा आगे के टॉपिक से, तो शुरू में हम पीछे होंगे और स्कूल आगे होगा। लेकिन जो काम स्कूल 3 साल में कर रहा है वो हम यहाँ पर 10 महीने में करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो स्कूल में आ गया, समझ नहीं आया और मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो यू कैन रेफर टू माई यूट्यूब चैनल और यू कैन आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डेड बैकअप भी मौजूद होता है, तो आपको पूरी पूरी टॉपिक का बैकअप भी दे दिया जाता है, जिससे आप अपना वक्ती तौर पर गुजारा कर सकते हैं कि अगर स्कूल में कोई एग्जाम आने वाला है और अभी वो टॉपिक हमने कवर नहीं किया, तो यू कैन आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग, एंड आप अगर आपको लगता है कि मेरी बात आपको ज्यादा बेहतर समझ आ रही है, तो यू कैन टेक दैट हेल्प एज वेल। इज दैट क्लियर? क्या नाम है आपका? मुस्कान? क्या नाम था आपका? इकरा? क्या नाम था? मारिया? वानिया? वानिया, इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा मुंह से जवाब दे दीजिए, ठीक है बेटा? बात समझ आई यहां तक? अभी भी यूं ही कर रही है। आप कह रहे हैं जी नहीं समझ नहीं आई, जी हाँ समझ आ गई। बस इतना अलग कुशाई चाहिए। आपको समझ आ गई बेटा बात? ठीक है जी। अब आ जाए, जरा कंटेंट लिख लेते हैं बेटा, बिस्मिल्लाह करके। ये डे 1 पर हर कॉपी मौजूद है। एक स्मॉल रिक्वेस्ट है बेटा, जो भी रजिस्टर आप बनाएं प्लीज केमिस्ट्री का प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। केमिस्ट्री के रजिस्टर में फिजिक्स का काम, मैथ्स का काम घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। जितनी थिकनेस के मुझे रजिस्टर नजर आ रहे हैं, दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि केमिस्ट्री का ज्यादा काम हम लोग लिखते हैं क्लास में, ठीक है? ज्यादातर काम हम क्लास में करेंगे। ऑल्दो के मैं आपको हार्ड कॉपी के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा फॉर दी प्रॉपर लर्निंग, लेकिन ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लास के रिटन वर्क पे डिपेंड करती है। इसलिए आई वांट एवरीबॉडी, खासतौर पे जो पीछे हमारे लड़के शड़के बैठे हुए हैं, कि क्लास का जो काम है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? जैसे मुझे नई कॉपी नजर आ रही है, इसकी भी नई कॉपी लग रही है, लेकिन इसकी नई कॉपी मुझे नजर नहीं आ रही, दरमियान में बस कहीं भी लिख लेंगे तो खुद भी याद नहीं रहेगा कहाँ लिखा है। तो इसलिए ये फिर डिसिप्लिन के खिलाफ है। चलें जी, बेसिक केमिस्ट्री कंटेंट लिख लें बेटा जल्दी से प्लीज, स्टार्टिंग विद पार्टिकल। एवरीबॉडी प्लीज साथ साथ लिख लें, टाइम बचाएं। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ये बड़ा सैड सिचुएशन होती है कि आपको कोई टीचर पूछ ले कि कितना सिलेबस हो गया, आपको पता ही नहीं है कितना पीछे हो गया कितना आगे हो गया। एटलीस्ट दिस डिवीजन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट्स, कि भाई इतना कंटेंट हमने कवर कर लिया है। So we have got particle nature of matter beta. Second is atomic structure. Third is chemical bonding. Fourth is giant structures. Fifth one is speed of reactions. Sixth one is reversible reactions. Next is redox reactions. And lastly, energy from chemicals. तो बेसिक केमिस्ट्री में बच्चों ये 8 टॉपिक्स आते हैं, 8 चैप्टर्स आते हैं, और इंशाल्लाह बाय मिड ऑफ सितंबर हम ये 8 टॉपिक्स इजीली कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है जी? इसकी टाइमलाइन है हमारी मिड ऑफ सितंबर तक की, ठीक है? बहुत ज्यादा कर लेंगे तो 20th ऑफ सितंबर से पहले पहले हमारा ये कंटेंट कंप्लीट होगा, जो कि है बेसिक केमिस्ट्री का 8 चैप्टर्स, ठीक है जी? 8 टॉपिक स्टार्टिंग विद पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जाइंट स्ट्रक्चर, स्पीड ऑफ रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। ठीक है बेटा, लिख ली आपने?
उसके बाद आप आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी ओनली हैव गॉट 2 टॉपिक्स। पहला टॉपिक मशहूर जमाना, एवरीबॉडी हैज heard of this topic, which is moles and stoichiometry. ठीक है, अगेन वन ऑफ द टॉपिक जो बच्चों को बहुत ज्यादा डरावना सा लगता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट एनी डाउट। ठीक है, मोल्स एंड स्टेशियोमेट्री। एंड सेकंड टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल techniques in chemistry, that's the second topic, and this is the topic which is more relevant in ATP. तो इसलिए जब हम ATP की एक्सक्लूसिव बात शुरू करेंगे बच्चे, तो इस चैप्टर को उस वक्त डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को, ताकि साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ATP में बहुत ज्यादा जो थ्योरी है ना, दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो इसलिए मैंने उसके साथ मेंशन किया कि दैट चैप्टर विल प्राइमरीली बी डिस्कस्ड विद ATP। इसलिए मैंने कहा कि जब हम बेसिक कंप्लीट करेंगे तो हम एनालिटिकल से सिर्फ मोल्स करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री विच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तगड़े चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग विद द पीरियोडिक टेबल, second one is metals and reactivity, third one is extraction of metals, fourth one is electrolysis, fifth one is acids, bases and salts. ठीक है, दिस इज विदाउट एनी डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री सिलेबस। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं हाईलाइट करूं तो दीज 2 चैप्टर्स आर द कॉन्सेप्चुअल बैकबोन ऑफ दिस सेक्शन। यानी अगर आप किसी भी रैंडम बच्चे से उठाकर पूछें कि यार केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स मुश्किल लग रहे हैं, तो शायद वो मोल्स का नाम ले ले और इन चैप्टर्स का नाम लेगा इलेक्ट्रोलिसिस और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। ठीक है, इसका रीजन यही है कि ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा डेप्थ में है, और जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप ये चैप्टर स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ये आ गए हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स। उसके बाद आ गए फाइनल सेक्शन विच इज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स राइट इट डाउन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास बेटा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, तीसरा टॉपिक थर्ड टॉपिक है बेटा अल्कोहल्स, फोर्थ टॉपिक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, एंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सो दैट्स इट। ये है हमारी केमिस्ट्री का वो सिलेबस जो अगले आने वाले ऑलमोस्ट 10 मंथ्स में आप कंप्लीट करेंगे, जिसे आप स्कूल में 3 साल से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग विद पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एंड एंडिंग एट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर आप कंटेंट को काउंट करें तो नाउ द कंटेंट, टोटल कंटेंट। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादे, खैरियत से हो? और कैसे कैसे बिजनेस दे रहे हो? करो, गुड हो गया। नहीं चलो बेटा माइक बंद करें। इब्राहिम, इब्राहिम आपका माइक खुल गया। इब्राहिम इंस्पायर, इब्राहिम एट इंस्पायर, माइक बंद करें। यार उनका नाम यार ऐसा लगता। अच्छा जी, तो अगर आप काउंटिंग करें कंटेंट की तो बेटा टोटल 8 चैप्टर्स आपके बेसिक के हो गए, 2 आपके हो गए एनालिटिकल के, 7 हो गए। उसके बाद फिर 5 टॉपिक्स आ गए, 7 और 5 हो गए आपके पास 12, और फिर 5 आ गए आपके पास, तो ये बन गए आपके पास 12 और 5 16 टॉपिक, सॉरी 17 टॉपिक्स।
ठीक है, तो टोटल 17 टॉपिक्स का ये सिलेबस बन गया। ठीक है, इसको इस फ्लो चार्ट का फायदा क्या है, कम से कम आपको जब भी आप अपनी कॉपी खोलेंगे आपको ये पता होगा कि अभी हम यहाँ पहुंचे और अभी ये सब बाकी है, ये अभी हम ये सब कर चुके हैं और इतना सा रह गया है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, इसका एक रीजन और भी है, वो ये है कि अब तक हम तो हर साल ये बच्चे तो पुराने वो जानते हैं कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक टेस्ट की फॉर्मेलिटी भी होती है। तो अब इस साल से तमाम जगहों पर जो टेस्ट का पैटर्न है वो बिल्कुल हमने चेंज किया है, और वो टेस्ट का पैटर्न थोड़ा सा इस तरह से है कि जब आप पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर कंप्लीट करेंगे तो जाहिर है आपसे इसी चैप्टर का टेस्ट देंगे, लेकिन जब आप पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे तो आप इन दोनों चैप्टर्स का टेस्ट देंगे। फिर जब आप केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ लेंगे तो आप तीनों का टेस्ट देंगे। फिर जब आप जॉइंट स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो चारों का देंगे। यहां तक कि जब आप लास्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे तो आपके पूरे सेक्शन का ग्रैंड टेस्ट होगा और उसके बाद ये सेक्शन वाइंड अप होगा एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, ताकि जब तक एक सेक्शन हमारा कवर ना हो उसके टॉपिक्स बार बार आप टेस्ट में रिवाइज करते रहें, और इसीलिए हर टेस्ट बड़ा होता जाएगा। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर का टेस्ट हो सकता है 15-20 मार्क्स का हो, अगला टेस्ट और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, क्योंकि हर आने वाले टेस्ट में प्रीवियस चैप्टर से एक क्वेश्चन होगा। तो अगर हम 8 चैप्टर्स का टेस्ट दे रहे हैं ग्रैंड टेस्ट, तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस एटलीस्ट होंगे जिसमें हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें, और ऐसा ना हो कि एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स कर रहे हैं तो पीछे सब कुछ भूल चुके हैं, विच इज अ बिग प्रॉब्लम विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप रिवीजन तो करते ही नहीं है, डंडे के जोर पे चल रहे हैं, पढ़ के नहीं आ रहे। सर स्कूल का होता, स्कूल में कर कुछ नहीं रहे, करना यहीं पर ही आकर है, लेकिन बहाना यहाँ फेल रहे होते हैं कि सर वो स्कूल का लोड बहुत ज्यादा था। ये तो रियलिटी है ना। तो भाई हर बंदा अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये पैटर्न में चलेगा सिलसिला। फिर सवाल ये आ गया कि सर ठीक है हम समझ गए आपने इस तरह कराना है, बहुत अच्छा हो गया, अब हमारी क्लास कैसे होगी, क्या सारा काम लिखवाया जाएगा, प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या हम खुद खरीद लें या आप बता दें क्या खरीदना है, तो वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये प्लीज नोट डाउन कर लिया सबने, ये आप लिख लें, जल्दी से लिखें। जी बेटा। Sir, what about the details of syllabus coverage for October-November session? आईजीके आपका नाम बताइए, क्या पूरा क्या नाम है आपका? इमाम बख्श खेड़ो। अच्छा बेटा, अक्टूबर नवंबर ओ लेवल केमिस्ट्री में जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं उनको उनकी क्लासेस मॉर्निंग में अलग से एक्सक्लूसिव हो रही हैं। तो आप सर अवैस को मैंने कन्वे कर दिया है, आपका शायद ग्रुप भी बनाया है उन्होंने या नहीं बनाया है, तो आप मुझे अलग से मैसेज कर दें, आप मुझे मॉर्निंग स्लॉट वो पूछ लें। तो आपकी ये तो एक रेगुलर क्लास का पैटर्न है, आपको रेगुलर क्लासेस में बेसिक केमिस्ट्री कवर करनी होगी, और जो आपकी एक्सक्लूसिवली अक्टूबर नवंबर की अलग से क्लास हो रही है उसके अंदर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। तो अगर आप अक्टूबर नवंबर वाली बच्ची हैं तो आपने अपनी रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी है, और रेगुलर क्लासेस के साथ जो मॉर्निंग में अलग से सेशंस हो रहे हैं अक्टूबर नवंबर वालों के, वो अटेंड करने हैं, और उसमें हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। चलो, तो आपने मुझे अलग से मैसेज करके, भाई मुझे तो नहीं पता कौन बच्चा अक्टूबर नवंबर का है कौन नहीं है, तो आप जरा मुझे, मेरा नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इंस्पायर वालों से ले लें और मुझे अलग से मैसेज करें अपने नाम के साथ, ताकि मैं आपको फिर ऐड कर दूं और आप वो क्लासेस मिस ना करें अक्टूबर नवंबर वाली। ठीक है जी, अभी उनका भी ओरिएंटेशन हुआ है, अगली क्लास इंशाल्लाह कल सुबह होगी और उसमें ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए मेरे बच्चे, हम लोग कैसे बेटा नोट डाउन कर लिया हमसे, जल्दी से प्लीज, तेज कर लो, शाबाश। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हम अपने रोड मैप पर जाएंगे कि हम क्लास में क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बच्चा जो रजिस्टर्ड है वो ग्रुप पे मौजूद हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, तो इसलिए ग्रुप पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका भी और आपके वालिदैन का, आपका भी और आपके पेरेंट्स का भी। तो अभी इंडिविजुअली मैं इंशाल्लाह जैसी क्लासेस एक स्विंग में आ जाएंगी तो इंशाल्लाह इंडिविजुअली मैं चेक करा लूंगा कि किसका कौन, आप यानी आप भी ऐड हो और आपके वालिदैन में से भी कोई एक ना कोई ऐड हो, कॉल करके कंफर्म कर लेंगे मेरे बच्चे। अब हमारा रोड मैप कैसा रहेगा, टाइमलाइन मैंने आपको दे दी कि जो हमारा रेगुलर बैच है नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं इसे अगस्त में, हम इस बार इसको स्टार्ट करेंगे कि अब मेरी क्लासेस तो होंगी, बाकी किसी को सब्जेक्ट की अगर नहीं भी हो रही तो मेरी क्लासेस अब इस वीकली शेड्यूल जो मैंने शुरू में दिया उसके हिसाब से होंगी। और बड़ा गोल्डन टाइम है कि अगर आपकी कोई और क्लास नहीं है तो वी कैन हैव अ गुड टाइम और जल्दी जल्दी हम चीजें को कवर भी कर सकते हैं और स्कूल में भी आप एक हेड स्टार्ट ले सकते हैं। तो इसलिए आपको सीरियस है ना, पता चला अब ये वेकेशन पे चली गई मोहतरमा या वो वेकेशन पे चले गए मोहतरमा, तो
फिर जाहिर है कि डिसरप्शन आएगा और फिर आप पीछे ही छूट जाएंगे कि मैं अब जब स्टार्ट कर लिया तो फिर अब रुकेंगे। अब ये नहीं होगा कि अभी आज हमने ले लिया अब जुलाई के बाद अगस्त में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, अब रोड मैप सुन लीजिए ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि आपने क्या करना है, क्लास में हम क्या करेंगे। देखो बेटा, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा बेसिक केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो हो जाएगा लेक्चर। लेक्चर जब हो रहा होता है, जो बच्चे पुराने सबको मालूम है कि तमाम चीजें क्लास में समझाने के बाद लिखवाई जाती हैं, और वो लिखवाने का अमल पीडीएफ से नहीं होता। मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे। मैं क्यों लिख रहा हूं? आपकी हौसला अफजाई के लिए। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं पीडीएफ चिपका के बोलूं छाप लो तो बोरिंग हो जाएगा। लिखने से क्या फायदा होता है कि जो हमने समझा वो लिखेंगे कैसे, वो आपको डबल एक रेपिटेशन हो जाती है। और केमिस्ट्री को इतना बड़ा, मैं तो बायोलॉजी भी लिखवाता हूँ जो बहुत बड़ी है, तो इसलिए केमिस्ट्री में इतना ज्यादा भी जो है ना मसला नहीं होता, और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो आपने पढ़ा वो लिखना कैसे है। तो ज्यादातर कंटेंट तो आपका रजिस्टर में ही मौजूद होगा। तो लेक्चर हो जाएगा, और इस लेक्चर का रिकॉर्डेड बैकअप भी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड बैकअप क्यों हासिल करना है ये समझ लीजिए। रिकॉर्डेड बैकअप ये एक एडिशनल एडवांटेज है। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे सीनियर टीचर्स मुझे यहाँ पर भी और कहीं और भी मना करते हैं रिकॉर्डेड बैकअप देने से, क्योंकि मैंने पिछले साल भी बताया था कि वो कोली ग्रुप पे मेरे ही लेक्चर कोई बेच रहा था, मेरे लेक्चर ही कोई बेच रहा था, और मैंने उसमें कमेंट किया कि भाई मुझे चाहिए, तो कहने हाँ 50,000 के दूंगा। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। बहरहाल अब एजुकेशन है, अब जिसको मिलनी है उसको मिलनी चाहिए। तो इसलिए रिकॉर्डेड बैकअप का फायदा क्या है बेटा, अगर कोई टॉपिक स्कूल में रह गया है, मैंने नहीं कराया है, आप उसको कवर कर सकते हो। कोई टॉपिक, कोई क्लास मिस हो गई आपकी, आप उसको कवर कर सकते हो। लेकिन इस आश्रय में कि रिकॉर्डेड बैकअप मिल जाएगा, आज छुट्टी कर लेते हैं, ये बात गलत है। और इसीलिए अगर ये बिहेवियर नोटिस होगा तो रिकॉर्डेड बैकअप का एक्सेस भी नहीं मिलेगा। नॉर्मली हम रिकॉर्डेड बैकअप का एक्सेस ग्रुप पे देते थे, लेकिन इस साल से पर्सनली दिया जाएगा। अगर, क्या नाम है इनका, आइमा, दुआ, दुआ कहती है मुझे चाहिए, तो सिर्फ दुआ को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो इट इज ऑन डिमांड। और फिर देखा जाएगा कि दुआ क्यों मांग रही है। क्या दुआ को स्कूल में कोई टेस्ट देना है, क्या दुआ ने 2 क्लासेस मिस की थी इसलिए मांग रही है? वो क्लासेस मिस करने, क्योंकि देखो ये हमने इंस्पायर पे खासतौर पे देखा है ओवर द इयर्स। अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा, आई डोंट नो, डिफेंस की हवा में शायद ये चीज मौजूद है, क्योंकि अगर आप मेरे साथ कहीं और ट्रेवल करते हैं तो अभी मैं ऊपर बैठ के ही बात कर रहा था कि जुलाई फर्स्ट वीक में हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं जौहर पे और गुलशन पे। 50-50 बच्चा है मौजूद, और लग ही नहीं रहा कि साल शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा है साल दरमियान में पहुंच गया। ऐसा बच्चे की वाई भी अलग है, अलग आ रही। और अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है बच्चा अभी जागा ही नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जागेगा। तो ये शायद इस जगह की वाई भी ऐसी हो गई है डिफेंस क्लिफ्टन की। तो याद रखिए, रिकॉर्डेड बैकअप का नाजायज फायदा नहीं उठाना। नाजायज फायदा मतलब सर वो आज हम नहीं आ सकते, रिकॉर्डिंग दे देंगे ना आप, तो ऐसे फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलना बंद हो जाएगी। और फिर आप जरा, आप अपना भला नहीं चाहते तो फिर हम आपका भला क्यों चाहे। ठीक है, तो इसलिए रिकॉर्डेड बैकअप मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके पास लेक्चर नोट्स भी होंगे, और फिर आपको एक पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपके पास हार्ड कॉपी होगी। पैकेज में 3 चीजें होंगी बेटा, एक बुक होगी नोट्स की, हम जो क्लास में लिख रहे हैं वो क्लास की अंडरस्टैंडिंग है, और आपके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मटेरियल मौजूद होगा, नोट्स की बुक कहलाएगी। फिर आपके पास पेपर 1 की टॉपिकल प्रैक्टिस बुक होगी। अच्छा, अब ये कौन सी बुक होगी? तो बेटा अगर आपने मार्केट से लेना है तो रीड एंड राइट पब्लिकेशंस, रीड एंड राइट पब्लिकेशंस की बुक आप परचेज कर सकते हैं। रेड स्पॉट आपने नहीं लेनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी गलत है, उसमें प्रैक्टिस का कंटेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। रीड एंड राइट पब्लिकेशन, और जो मैं आपको दे रहा हूं, जो हार्ड कॉपी दे रहा हूं, वो भी रीड एंड राइट ही है। ठीक है, तो अगर आप मार्केट से आप खुद नहीं ढूंढ सकते, तो जब आपको पैकेज मिलेगा उसके साथ ही मिल जाएगी रीड एंड राइट की बुक। तो रीड एंड राइट पब्लिकेशंस का टॉपिकल पेपर 1 और रीड एंड राइट पब्लिकेशंस का ही टॉपिकल पेपर 2। टॉपिकल क्यों? ईयरली हम करेंगे फरवरी के बाद। पूरे साल किस पर काम करना है? टॉपिकल पर, ताकि जो टॉपिक हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास इनफ हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको जो पैकेज मिलता है उसमें टॉपिकल पेपर 1, टॉपिकल पेपर 2 की पूरी पूरी बुक होती है, और नोट्स की बुक होती है। और ये कोई कॉस्ट पर नहीं हो रहा। एक जमाने में जब इंस्पायर के थ्रू मिलता था किसी भी जगह के, तो वो फिर उसमें अपना कुछ दरमियान में कट रख लेते हैं। हमारा ये काम, स्टेशनरी का बिजनेस मेरा काम नहीं है, तो जो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है उसी कॉस्ट पर आपको मिल जाएगा।
ठीक है। और अगर आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं रीड एंड राइट पब्लिकेशन, लेकिन अक्सर अवेलेबिलिटी का मसला हो जाता है, तो फिर आप उसी तरह से ले लें। तो ये आपको टॉपिकल पेपर 1 का बुकलेट मिलेगा, पूरा टॉपिकल पेपर 2 मिलेगा और नोट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको वर्कशीट जो हैं वो इसके अलावा हैं, जो ग्रुप पर शेयर की जाएंगी, वर्कशीट्स सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। टॉपिक्स के लिए मल्टीपल वर्कशीट्स बनाई गई हैं और वो वर्कशीट्स अदर देन दिस टॉपिकल बुकलेट हैं, जो आपको हर चैप्टर के एंड पर मिलती हैं। वर्कशीट से ही क्वेश्चंस क्लास में भी कराए जाएंगे, वर्कशीट को एज अ होमवर्क भी दिया जाएगा और आपने उस वर्कशीट को कंप्लीट करना होगा। चूंकि सॉफ्ट कॉपी में होगी तो इसकी सबमिशन भी ईमेल पर होगी। जब वर्कशीट आपको मिलेगी, गुज़िश्ता सालों में हम ये नहीं कर सके, इस साल से हम एक असिस्टेंट अपने साथ और ऐड ऑन कर रहे हैं। अब तक तो हमारे असिस्टेंट बैक एंड पे ही काम करते हैं, लेकिन फिजिकली वो मौजूद होंगे आपका काम चेक करने के लिए, ठीक है। वो इसीलिए है ताकि आपने काम जमा कराया नहीं कराया उसको चेक किया जाए, और ना होने की सूरत में आपके घर पर कॉल करके बात कराई जाए। और इसमें कोई शिकायत मकसद नहीं, मकसद है पेरेंट्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करना और उन्हें अंधेरे में ना रखना। उनको लगे मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छा होगा, लेकिन कहीं पर अगर डंडी मार रहा है तो वो पता भी होना चाहिए, उनका हक है। तो बेटा सॉफ्ट कॉपी वो ग्रुप पे आएगी, इसलिए एवरीबॉडी मस्ट बी ऑन द ग्रुप। इसी तरह फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, पिछली दफा हमने सिर्फ जो मुश्किल चैप्टर्स थे उनके लिए ऐसा किया, इस दफा ऐसा नहीं करेंगे। हर चैप्टर के एंड के ऊपर आपके पास जो पास पेपर प्रैक्टिस होगी, पास पेपर प्रैक्टिस में हमने क्या करना है, पास पेपर प्रैक्टिस में हम अगर 40 क्वेश्चंस हैं तो 10 से 15 पेपर 1 के क्वेश्चंस, 2 पेपर 2 के क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर के, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क। होमवर्क आप करेंगे, मुश्किल होगी, वो मुश्किल आपने पूछनी है और होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर कोई बच्चा ये कहता है सर मैंने होमवर्क पूरा कर लिया और पूछा नहीं है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। जब आप केमिस्ट्री का कोई होमवर्क करने बैठेंगे, यू विल डेफिनेटली फील डिफिकल्टी। तो आप अगर आकर पूछ नहीं रहे, इसका मतलब आप कर नहीं रहे, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप कर रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। हर बच्चा जो पहली दफा ओ लेवल्स कर रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो 50 आउट ऑफ 50 खुद ही कर जाए। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चंस बाज दफा किसी और टॉपिक के उस टॉपिक में आते हैं, वो कहता है मुझसे वो भी होगा, इसका मतलब मार्किंग स्कीम देख के किया। तो बहरहाल क्वेश्चन जो हैं वो उसकी प्रैक्टिस की जाएगी और उसके बाद जो है बेटा टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट जो है हाइब्रिड होता है, जैसे जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जो फिजिकल है उनको फिजिकल ही देना होगा टेस्ट, और जो फिजिकल देंगे उनको हार्ड कॉपी चेक होके मिलेगी, और जो ऑनलाइन देंगे उनको ईमेल पे चेक कॉपी मिलेगी। और इसका रिजल्ट ग्रुप पे अनाउंस किया जाएगा, और इस साल से आपके पेरेंट्स को इंडिविजुअली भी कॉल करके इन्फॉर्म किया जाएगा, ताकि उनको पता रहे कि आपने टेस्ट दिया था और उस टेस्ट में ये स्कोर आया है, उसमें ये गलती हुई है। और अगेन इसका मकसद शिकायतें नहीं है, इसका मकसद है बेटर कम्युनिकेशन। ये आपके लिए बेहतर है। मुझे आपकी शिकायत लगा के क्या ही मिलेगा, मतलब क्या कोई मतलब क्या बेनिफिट है इसका। तो एक गुड कम्युनिकेशन जरूरी होता है, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका टाइम खर्च हो रहा है, उनका फ्यूल, उनकी रिसोर्सेज खर्च हो रही हैं, तो दे डिजर्व टू नो कि व्हाट इज योर करंट स्टेटस। एंड इस चीज के लिए अगर मैं कहीं तक चूक भी जाऊं, आप मुझे बताएंगे सर वो मेरी अम्मी को फोन करना था आपने, आप मुझे याद दिलाएं, मैं फोन करूं कि चलो भाई इनकी अम्मी से बात करते हैं, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, इसमें क्या मसला है, ठीक है ना। तो ये भी करेंगे और टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और ये रिजल्ट इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, ठीक है जी। और बाकी मैंने टेस्टिंग पैटर्न आपको बता दिया कि टेस्टिंग पैटर्न इस साल हम अपने ऊपर बर्डनाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हर टेस्ट में पीछे चैप्टर का क्वेश्चन शामिल करना, ये मुश्किल हो जाता है। टेस्ट जितना लंबा होता है, चेक करना भी उतना मुश्किल होता है, पर चलो हमारे ऊपर जो होगा देखेंगे। तो ये है बेटा पूरा वो वर्क मैप, वो रोड मैप जिसके थ्रू हमारा सेशन चलेगा। टाइमलाइन सिलेबस एंड करने की आप फरवरी जहन में रखें। हम कोशिश करते हैं कि फरवरी से पहले पहले या फरवरी एंड होने से पहले पहले हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, और ओवर द इयर्स हम इस चीज में कामयाब भी हो रहे हैं। एटीपी चल रहा होता है, लेकिन मेजर कंटेंट ऑफ द सिलेबस हमारा खत्म हो चुका होता है 10 महीने में, जो तुम 3 साल से नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे बच्चे, एक है कि मैं कंप्लीट कर दूं और आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं, और एक है कि आप भी मेरे साथ साथ कर रहे हो। अगर आप, वो कहते हैं ना, सबमिट योर विल टू गॉड, नऊजुबिल्लाह, मैं अल्लाह ना करे तो खुदा नहीं हूं, लेकिन टीचर पर भी भरोसा करना पड़ता है। अगर आप मेरी बात को फॉलो करेंगे और मुझ पर भरोसा करके मेरी चीज को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी लर्निंग भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वही जो नॉर्मल होता है कि आपको समझ आ रही है यहाँ पर, लेकिन वो स्कूल के ड्रामे चल रहे हैं कि आज स्कूल में फला इवेंट था, आज स्कूल में ये है, MUN है, आज फला इवेंट हो रहा था सर, आज छुट्टी हो जाएगी, आज फैमिली डिनर में जाना है, आज स्कूल के टेस्ट की तैयारी करनी, तो यहाँ मैं क्या डांडिया खेलना सिखा रहा हूँ? यहाँ पर भी तो टेस्ट ही होगा ना।
तो इसलिए यू नीड टू बी सीरियस। ये सारी बातें उस वक्त काम करेंगी, ये 30 मिनट्स की सेल्फ स्टडी उस वक्त यूजफुल होगी जब आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ डेली ना करो, आप मेरी क्लास से एक दिन पहले करो और मेरी क्लास के एक दिन बाद करो। इतनी भी कर लोगे तो केमिस्ट्री के अंदर ग्रेड अच्छा आ जाएगा। केमिस्ट्री में ग्रेड उठाना इतना मुश्किल नहीं है। आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट जो एएस में आते हैं, दे स्कोर गुड ग्रेड कंपेयर टू ओ लेवल्स। क्यों? ओ लेवल में नॉन सीरियस थे, ए लेवल में आके सीरियसनेस का फैक्टर इंप्रूव किया, तो एएस केमिस्ट्री जो एक्चुअली बहुत मुश्किल है उसमें ग्रेड ओ लेवल से बेहतर यार। क्यों? क्योंकि वो सीरियसनेस का फैक्टर उनमें जो एब्सेंट था वो आ जाता। तो अभी आपकी शक्लें बड़ी सीरियस लग रही हैं। अब एक तो ये सीरियस होती है और एक सुस्त। सीरियस शक्लों में अब सुस्ती भी ढूंढनी पड़ती है कि सुस्ती की वजह से ऐसे बैठे हुए या एक्चुअली सीरियस बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? और क्लास का माहौल जो पुराने बच्चे हैं जानते हैं, बड़ा चिलपिली रहता है। ठीक है, अनलेस अंटिल कि आप आउट ऑफ डिसिप्लिन जाना शुरू कर दें, फिर तो जाहिर है सख्ती करनी पड़ती है। तो इसलिए क्लास में कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आए ऐसे करके क्लास ली चले गए। इसमें फिर कहीं पर भी कनेक्शन अगर नहीं बिल्ड होगा तो जो एड ऑन हम कर सकते हैं वैल्यू वो नहीं हो पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ यूट्यूब पे बच्चे जो 10,000 बच्चा मौजूद है, कितना बच्चा फ्री में फायदा उठा रहा है, वो बच्चा वैल्यू कर रहा है। और अगर एक बच्चा यहाँ आकर वन ऑन वन बैठ कर ना कर पाए, वो चीज बेनिफिट ना हासिल कर पाए, तो मेरे लिए भी ये नाकामी की बात है कि आपको मैं इंटरेस्ट नहीं दिला पाया। तो इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में डेवलप नहीं हो रहा, मैं खुद आपके अम्मा अब्बा से बात करूंगा, मैं उनको छोड़ दें, सब्जेक्ट चेंज कर दें। और अगर आपने पढ़ना है तो फिर कंसिस्टेंट होकर पढ़ें, लोड ना लें। ये मैं वाजे बता दूं, ना मैथ की तरह मैं आपसे 5 घंटे मांगूंगा, ना फिजिक्स की तरह 4 घंटे मांगूंगा। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कहा 5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ? नहीं हुआ ना। कंसिस्टेंट मेहनत होगी और इसीलिए एंड में रिलैक्स बैठे होंगे आप इंशाल्लाह।